Hello students, this is the second part of the chapter Russian Revolution. Socialists took over the government in Russia through the October Revolutions of 1917. तो जो सोशलिस्ट थे जो रशिया के, उन्होंने रशिया की गवर्नमेंट को 1917 के अक्टूबर रेवोल्यूशन के सहारे से क्या किया था, अपने हाथ में ले लिया था। तो एक तरीके से रशिया की जो गवर्नमेंट थी वो सोशलिस्ट ने अपने हाथ में ले ली थी अक्टूबर रेवोल्यूशन की वजह से, जो कि 1917 में हुआ था। The fall of the monarchy in February 1917 and the event of October are normally called the Russian Revolution. तो रशियन रेवोल्यूशन हम किससे कहते हैं? रशियन रेवोल्यूशन हम राजा जो था, पूरी तरीके से मोनार्की जो राजा का रूल चल रहा था वो जब पूरी तरीके से फॉल डाउन हो गया, गिर गया फरवरी 1917 में, और अक्टूबर के जो कुछ इवेंट्स हुए थे, जो कुछ घटनाएं हुई थी, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं। रशियन एम्पायर इन 1914। 1914 में ज़ार निकोलस सेकंड जो थे वो रशिया पे रूल कर रहे थे और उन्हीं का एम्पायर था एंड इट्स एम्पायर। तो रशिया का जो भी एम्पायर था वो किसके अंडर आ रहा था? ज़ार निकोलस सेकंड के अंडर आ रहा था। नाउ बिसाइड द टेरिटरी अराउंड द मॉस्को, द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करेंट डे फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेनिया एंड बेलारूस। तो रशियन एम्पायर में ये सारी चीज़ें क्या थी? इंक्लूडेड थी। इट स्ट्रेच टू द पैसिफिक एंड comprised टुडे द सेंट्रल एशियन स्टेट। इसमें ये पूरा पैसिफिक तक फैला हुआ था। साथ ही साथ इसमें जो आज के टाइम का जो सेंट्रल एशिया के जो भी स्टेट्स आते हैं, जो कंट्रीज़ आती हैं, वो भी इसमें कुछ जुड़ी हुई थी। साथ ही साथ इसमें जॉर्जिया, अर्मेनिया, अज़रबैजान, ये सब भी पूरा रशिया एम्पायर के अंडर ही आता था। द मेजॉरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। अगर रशिया के रिलीजन की बात की जाए, धर्म की बात की जाए कि मेजॉरिटी में कौन सा वहाँ पे धर्म था, तो वो था ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी धर्म को फॉलो किया जाता था। ऑर्थोडॉक्स का मतलब बहुत ही रूढ़िवादी, बहुत ही पुराना। विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो कि कहाँ से आया था? ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से ये आया था। लेकिन इस एम्पायर में कुछ और भी रिलीजन थे, और भी धर्म थे, जैसे कैथोलिक थे, प्रोटेस्टेंट थे, मुस्लिम थे, बुद्धिस्ट थे। नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। At the beginning of the 20th century, the vast majority of Russian people were agriculturist. 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में रशिया के ज़्यादातर लोग जो थे वो क्या थे? एग्रीकल्चरिस्ट थे, खेती बाड़ी करते थे। About 85% of the Russian Empire population earned their living from agriculture. तो रशियन एम्पायर की जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, उसमें 85% पॉपुलेशन जो थी अपनी कमाई, अपने जीने के लिए क्या काम करती थी? एग्रीकल्चर करती थी। दिस प्रपोर्शन वॉज हायर दैन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़। तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले देखा जाए तो रशिया में ये जो एग्रीकल्चर का जो प्रपोर्शन था, जो एग्रीकल्चर का काम था, वो कहीं ज़्यादा था। फॉर इंस्टेंट इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रपोर्शन वॉज बिटवीन 40% एंड 50%। तो यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे कि जो आपकी फ्रांस भी थी और जर्मनी भी थी, लेकिन वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम सिर्फ 40 to 50% होता था, लेकिन रशिया में वही काम 85% होता था। इन दी एम्पायर कल्टिवेटर प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड। तो रशियन एम्पायर में जो कल्टिवेटर्स थे, जो किसान थे, तो वो मार्केट के लिए तो प्रोड्यूस करते ही करते थे, साथ ही साथ अपनी नीड के लिए भी एग्रीकल्चर का काम करते थे। द रशिया वॉज द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। और रशिया उन कंट्रीज़ में से गिना जाता था जो कि मेजर एक्सपोर्टर था किसका? ग्रेन का। तो अनाज जो था रशिया से काफ़ी एक्सपोर्ट होकर दूसरे दूसरे देशों में जाता था। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स, मतलब कि रशिया में जो इंडस्ट्रीज़ थी वो काफ़ी कम थी। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर द सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। तो रशिया में जो इंडस्ट्रियल एरिया, प्रोमिनेंट मतलब बहुत ही खास, जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया थे वो कहाँ पे थे? सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। क्राफ्टमैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्री एग्जिस्टेड अलॉन्ग द क्राफ्ट वर्कशॉप। तो ज़्यादातर प्रोडक्शन जो हाथ का काम होता था, वो जो भी काम हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था, तो क्राफ्टमैन जो थे वो अब करते थे। लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के साथ साथ छोटी छोटी वर्कशॉप्स भी थीं जिसमें कि क्राफ्टमैन जो थे काम करते थे। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ तो 1890 तक आते आते सेटअप हुई। और जब रशिया में रेलवे नेटवर्क आ गया तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडस्ट्रीज़ में होने लगा। कोल का प्रोडक्शन डबल हो गया। आयरन और स्टील का प्रोडक्शन भी क्वार्टरल 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया। और 1900 तक आते आते
सम फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्ट वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। तो 1900 तक आते आते फैक्ट्री के वर्कर, कर्मचारी और क्राफ्टमैन लगभग बराबर हो गए। मतलब ना कम ना ज़्यादा, दोनों ही बराबर हो गए कि ये भी उतने ही काम करने वाले, तो उतने ही काम करने वाले क्राफ्टमैन भी थे वहाँ पर। मोस्ट इंडस्ट्रीज वो द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रीज। जितनी भी इंडस्ट्रीज थी तो उसके जो इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, किसी ना किसी इंडस्ट्रीज के द्वारा लगाई गई हुई इंडस्ट्रीज थी और प्राइवेटली थी। गवर्नमेंट सुपरवाइज द लार्ज फैक्ट्री टू इंश्योर द मिनिमम वेजेस। गवर्नमेंट का काम ये था कि गवर्नमेंट सुपरविजन का काम करती थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को सुपरवाइज करती थी, देखती थी, ताकि लोगों को मिनिमम वेजेस, मिनिमम पैसा मिलता रहे और लोगों के काम करने के घंटे भी तय रहें। But factory inspector could not prevent the rule being broken in craft unit and small workshop। लेकिन जो फैक्ट्री के इंस्पेक्टर्स होते थे वो ये नहीं देख पाते थे, एक तरीके से कुड नॉट प्रिवेंट रूल इस कि क्राफ्ट यूनिट्स जो छोटी छोटी चल रही हैं, स्मॉल वर्कशॉप्स जो चल रही हैं, वहाँ पे सारे रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं। कभी कभी तो काम करने के घंटे इस तरह की छोटी छोटी वर्कशॉप में 15 घंटे तक हो जाता था, कभी कभी 10 से 12 घंटे फैक्ट्रियों में अगर जो काम होता था वही काम क्राफ्ट की या जो स्मॉल वर्कशॉप, छोटी छोटी वर्कशॉप्स होती थी, वहाँ पे वही काम 15 घंटे तक चलता रहता था। वर्कर वर डिवाइडेड इनटू द सोशल ग्रुप। रशिया में जो काम करने वाले वर्कर्स थे वो भी अलग अलग सामाजिक ग्रुप में या सोशल ग्रुप्स में बटे हुए थे। कुछ जो थे कुछ ऐसे वर्कर्स थे जिनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक्स थे, अच्छे संबंध थे अपने गांव से जहाँ से वो आए थे। अदर हैड सेटल इन सिटीज़। और कुछ ऐसे वर्कर्स थे जो कि शहरों में आके परमानेंटली बस गए थे। वर्कर्स जो थे अपने स्किल के हिसाब से, कौशल के हिसाब से भी बटे हुए थे। अ मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉल्ड मेटल वर्कर कंसिडर्ड देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट अमंग अदर वर्कर। तो जो मेटल वर्कर थे, मेटल का काम करने वाले वर्कर्स थे, वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, अपने आप को एरिस्टोक्रेट क्लास, मतलब एक अमीर वर्ग के जो लोग होते हैं उनको एरिस्टोक्रेट कहते हैं, तो वो अपने आप को एरिस्टोक्रेट क्लास का समझते थे। देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल। क्यों? क्योंकि मेटल का काम करने वाले जो वर्कर्स होते थे उनका काम ऐसा होता था कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और उनको ज़्यादा स्किल, उनके में स्किल ज़्यादा होता था, ट्रेनिंग ज़्यादा होती थी, तो वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे। फैक्ट्री में काम करने वाली जो वुमेंस थी वो भी 31% थी, बट देवर पेड लेस दैन दी मैन। लेकिन उनको काफ़ी कम पैसा दिया जाता था आदमियों से। डिवीजन अमंग द वर्कर्स शॉट देमसेल्फ इन ड्रेस एंड मैनर टू। यहाँ तक कि जो वर्कर्स का पहनने का तरीका होता था, ड्रेस पहनने का, वो भी काफ़ी अलग होता था, इसमें भी डिवीजन था। सम वर्कर फॉर्म एसोसिएशन टू हेल्प द मेंबर इन टाइम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप, बट सच एसोसिएशन वर फ्री फ्यू। बहुत सारे वर्कर्स ने मिल के ऐसी एसोसिएशन बनाई कि उन मेंबर्स की मदद की जा सके जब उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके पास कोई काम नहीं है, या वो फाइनेंशियल हार्डशिप, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, लेकिन इस तरह की एसोसिएशन काफ़ी कम थी। डिस्पाइट ऑफ डिवीजन, वर्कर डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क, स्टॉप वर्क व्हेन दे डिसएग्रीड विद एम्प्लॉयर अबाउट डिसमिसल और वर्क कंडीशन। इतने ज़्यादा डिवीजन होने के बाद भी, अलग अलग होने के बाद भी, जो वर्कर्स थे, कर्मचारी थे, उनको यूनाइट करने का, एक करने का, कब हो जाते थे वो यूनाइट, कब एक हो जाते थे? जब उनको स्ट्राइक करनी होती थी, जब काम बंद करना होता था, जब उनका अपने मालिक के साथ, एम्प्लॉयर के साथ उनका बहस हो जाता था, डिसएग्रीमेंट हो जाता था कि उनकी वर्किंग कंडीशन सही की जाए और उनको बेवजह निकाला जाता था, तब वो एक साथ यूनाइटेड होकर एक साथ खड़े हो जाते थे। These strikes took place frequently in the textile industry during 1896 to 1897 and in metal industry during 1902। तो इस तरह की जो स्ट्राइक्स होती थी, काम बंद करने के लिए जो स्ट्राइक होती थी, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री में 1896 से 1897 के दौरान देखी गई, और मेटल इंडस्ट्री में, जो इंडस्ट्रीज मेटल का काम करती हैं, वहाँ पे ये स्ट्राइक 1902 में देखने को मिली। कंट्री साइड में, मतलब कंट्री के बाहर बाहर विलेजेस में भी पीजेंट्स, जो फार्मर्स होते थे, किसान होते थे, ज़्यादातर लैंड को कल्टीवेट करते थे। बट लेकिन जो नोबिलिटी होते थे, द क्राउन जो राजा होता था, और जो ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो चर्च होते थे, चर्च के मालिक, राजा, और नोबिलिटी मतलब जो राजा के खास होते थे, वो ज़्यादातर सारी प्रॉपर्टी उन्हीं के पास होती थी, उनका कब्जा होता था। वर्कर्स की तरह पीजेंट्स भी बटे हुए थे, जैसे वर्कर्स बटे हुए थे कि कुछ वर्कर्स अपने आप को सुपीरियर मानते थे, उसी तरीके से जो किसान होते थे वो भी डिवाइडेड होते थे। और कैसे बटे होते थे? देवर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, मतलब बहुत सारे जो किसान थे वो काफ़ी मतलब धार्मिक थे।
बट एक्सेप्ट इन द फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे भी थे जो कि नोबिलिटी को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि ये राजा के खास होते थे नोबिलिटी। तो बहुत सारे किसान इनको इज्जत नहीं देते थे, रिस्पेक्ट नहीं करते थे। नोबल गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार, नॉट थ्रू द लोकल पॉपुलैरिटी। तो नोबल्स को जो पावर मिली थी, जो इतनी ज़्यादा, और जो उनकी पोजीशन थी, जो इतना उनके पास, उनको इतना सब कुछ आराम मिली हुई थी, वो क्यों मिली हुई थी? इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि वो लोकल लोगों के बीच में बड़े पॉपुलर थे। उनको इसलिए मिली थी क्योंकि वो जार निकोलस जो राजा थे उनको सर्विस देते थे, उनके करीबी होते थे, इसीलिए उनको इतनी पावर मिली हुई थी। This was unlike France, where during the French Revolution in Brittany, peasants respected nobles and fought for them. In Russia, peasants wanted the land of the noble to be given to them. तो ये एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, दिस वॉज अनलाइक इन फ्रांस। मतलब फ्रांस में ऐसा नहीं था। फ्रांस में क्या था कि फ्रांस में जब रेवोल्यूशन हुआ, जब विद्रोह हुआ, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि पीजेंट्स जो थे, जो फार्मर्स थे, वो नोबल्स को रिस्पेक्ट करते थे और उनके लिए लड़ते थे। लेकिन रशिया में ऐसा नहीं था। रशिया के जो किसान थे वो ये चाहते थे कि वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स, मतलब जो नोबल्स की जो ज़मीनें हैं वो उनको दे दी जाए, किसानों को दे दी जाए। फ्रिक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट, और बार बार किसान मना करते रहे कि वो किसी भी तरीके का रेंट नहीं देंगे। और साथ ही साथ इवन मर्डर दी लैंडलॉर्ड, और साथ ही साथ बहुत सारे किसानों ने, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, ज़मींदार होते थे, उनका मर्डर भी कर दिया। 1902 में दिस अकॉर्ड ऑन अ लार्ज स्केल। और ये जो घटनाएं थी 1902 तक, टू में क्या हुई, इस तरह की घटनाएं जगह जगह पे रशिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 1902 में सच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑल ओवर रशिया, और 1905 तक आते आते इस तरह की घटनाएं जो है पूरे रशिया में फैल गईं। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन द अदर वे। तो जो यूरोपियन पीजेंट्स होते थे, तो बाकी यूरोपियन पीजेंट्स के मुकाबले या बाकी यूरोपियन किसानों के मुकाबले रशिया के जो किसान थे काफ़ी डिफरेंट थे, काफ़ी अलग थे। वो अपनी लैंड को इकट्ठा कर लेते थे पिरियडिकली, मतलब समय समय पे वो अपनी लैंड को इकट्ठा करते थे। और जो उनका हेड होता था किसानों का, मीर, कम्यून जिसे कहा जाता है, मीर कहा जाता था, वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली, मतलब फैमिलीज़ की, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़ों को बांट देता था। सोशलिज्म इन रशिया। 1914 से पहले रशिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी जो होती थी वो इलीगल होती थी। 1898 में सोशलिस्ट ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेट वर्कर पार्टी। और ये पार्टी जो थी वो जो मैक्स थे उनसे काफ़ी प्रेरित थी, उनके आइडियाज़ से प्रेरित थी, उनके आइडियाज़ को लेकर इस पार्टी को बनाया गया था। हाउएवर, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी वो छुप छुप के काम कर रही थी, और उनको इलीगल इलीगल घोषित कर दिया गया था। इसीलिए इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक तरीके से छुप के वो काम कर रही थी, और दे हैज़ टू ऑपरेट एज एन इलीगल, और वो काम करना भी उनके लिए ज़रूरी था। तो इलीगल ऑर्गेनाइजेशन की तरह वो चुपचाप काम कर रही थी। और इट सेट अप द न्यूज़पेपर, इन्होंने न्यूज़पेपर भी निकाले, वर्कर्स को काफ़ी सपोर्ट किया, जगह जगह स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करी। सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट, कुछ जो रशियन सोशलिस्ट थे उनका ऐसा मानना था कि जो रशिया के जो पीजेंट्स हैं, फेल्ट दैट द रशियन पीजेंट्स कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली मेड दम नेचुरल सोशलिस्ट। तो कुछ रशियन सोशलिस्ट हैं, उनका ये मानना था कि जो रशिया के किसान हैं तो वो अपनी लैंड को बराबर बराबर में बांट लेते हैं आपस में। तो उनका इस काम की वजह से उनको नेचुरल सोशलिस्ट कहा गया था। मतलब उनको ये कहा गया था कि ये तो जन्म से ही नेचुरल तरीके से सोशलिस्ट हैं, ये हर चीज़ मिल बांट के करना जानते हैं, और प्रॉफिट भी मिल बांट के आपस में रखना जानते हैं। सो पीजेंट्स नॉट वर्कर वुड बी द मेन फोर्स ऑफ रेवोल्यूशन। तो ये माना गया कि जो किसान हैं उनको रेवोल्यूशन में शामिल करना चाहिए, वर्कर्स को नहीं शामिल करना चाहिए, और किसानों को लेके रेवोल्यूशन को, विद्रोह को आगे बढ़ाना चाहिए। एंड रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली दैन अदर कंट्रीज। और रशिया जो है बहुत तेज़ी से सोशलिस्ट कंट्री में बदल जाएगा, और बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत तेज़ी से रशिया जो है सोशलिस्ट कंट्री में बदल सकता है अगर हम किसानों को लेके चलें। सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। दे फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। सोशलिस्ट जो थे वो कंट्री साइड में, मतलब विलेजेस की साइड में बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे थे, और उन्होंने एक पार्टी बनाई थी 1900 में। उस पार्टी का नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो एक तरीके से ये जो पार्टी थी आपकी किसानों के द्वारा बनाई गई थी,
दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर द पीजेंट राइट, और इस पार्टी का काम था कि किसानों के अधिकारों के लिए लड़ना और डिमांड करना कि जो लैंड नोबल्स के पास पड़ी हुई है वो किसानों को वापस कर दी जाए। सोशल डेमोक्रेट डिसएग्रीड विद द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी अबाउट द पीसेंट, लेकिन एक दूसरा ग्रुप था, सोशलिस्ट तो था लेकिन इसके सोचने का तरीका अलग था। सोशल डेमोक्रेट जो थे वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनर्स से काफ़ी अलग थे, डिसएग्रीड कर गए। ये भी सोशलिस्ट हैं, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनर्स ये भी आपके एक तरीके से सोशलिस्ट ही हैं। ये किसानों के लिए काम कर रहे थे। और सोशल डेमोक्रेट जो थे वो भी सोशलिस्ट थे, लेकिन इनका सोचने का तरीका जो था इन सोशलिस्ट से काफ़ी अलग था। लिलिन फेल्ट दैट द पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। लिलिन जो थे उनका ये मानना था कि किसान जो है आपस में एक यूनाइटेड तरीके से ग्रुप में नहीं चल सकते हैं। सम वर पुअर, कुछ किसान तो बहुत ही गरीब हैं, कुछ किसान बहुत ही अमीर हैं, कुछ किसान जो है लेबर की तरह काम कर रहे हैं, और कुछ जो है कैपिटलिस्ट हैं, मतलब कि अमीर हैं, मतलब उनके पास पैसा है, फैक्ट्री है। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो दूसरों को एम्प्लॉय पे रख रहे हैं, दूसरों को काम दे रहे हैं। इस तरीके के डिफरेंस की वजह से लेनिन का ये मानना था कि किसानों को रेवोल्यूशन में नहीं रखना चाहिए। गिवन दिस डिफरेंशिएशन विद इन देम, दे कुड नॉट ऑल बी द पार्ट ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट। तो ये जो तर्क था, ये जो उनका मानना था, ये उन्होंने रखा। और उनका ये मानना था कि किसान जो हैं वो इस तरीके के हमारे सोशलिस्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, और रशिया को सोशलिस्ट बनाने के लिए इस तरह के किसानों को हमें नहीं लेना चाहिए। तो एक तरीके से पार्टी जो थी वो दो हिस्सों में बट गई। पार्टी में एक जो ग्रुप आया था उसका नाम था बॉल्विशिक ग्रुप। इसके जो लीडर थे वो व्लादिमीर लेनिन थे। और दूसरा जो ग्रुप था आपका मेंशेविक ग्रुप था। Vladimir Lenin, who led the Bolshevik group, thought that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined. तो व्लादिमीर लेनिन जो कि आपके बॉल्शेविक ग्रुप के हेड थे, उनका ये मानना था कि जो रशिया के जो ज़ारिस्ट रशिया है, मतलब क्योंकि ज़ार वहाँ के राजा थे, तो इस तरह की रशिया में पार्टी को काफ़ी डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। कोई भी पार्टी हो उसको डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। एंड शुड कंट्रोल द नंबर ऑफ क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर, और साथ ही साथ पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनको कंट्रोल करना भी पार्टी को आना चाहिए। अब इसके खिलाफ जो दूसरा ग्रुप सोशलिस्ट ग्रुप सामने आया उसका नाम था मेंशेविक। मेंशेविक का ये मानना था कि पार्टी जो है वो सबके लिए खुली होनी चाहिए, सबको आज़ादी होनी चाहिए अपनी बात रखने की। दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू।